सो हाय गाइस, एंड्रॉयड सीरीज़ के इस वीडियो में आज हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो होने वाला है ग्रिडल के ऊपर और उसके फाइल्स के ऊपर। जानेंगे कि ग्रिडल की फाइल्स कितनी होती है, क्या होती है, उनके अंदर क्या लिखा होता है और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ सिंक में चलती है ताकि हमारा वर्क जो है वो प्रॉपरली चले। गाइस, ये जो कंटेंट है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने एक्सप्लिसिटली इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। उससे पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डू वॉच इट आउट, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स, फाइल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करूँगा जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। सो एक बार आप उसे अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। तो नाउ सी ग्रिडल क्या होता है? तो ग्रिडल एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो कि हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हैं। तो बिल्ड ऑटोमेशन टूल का क्या काम है? तो बहुत से काम को वो ऑटोमेट कर देता है। जैसे कि पहली चीज़, हमने यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी स्पेसिफाई की, राइट? तो वो इंटरनेट से फेच करने का काम ग्रिडल ऑटोमेटिकली कर लेता है। आपके कोड को कंपाइल करता है, देन आपने अगर टेस्ट केसेस लिखे हैं तो उन्हें वो रन करता है। एज़ वेल एज़ अगर आप एपीके बनाते हो, बिल्ड बनाते हो, तो इन दैट केस भी पैकेजिंग का काम जो है वो कौन करता है? ग्रिडल करता है। सो अगर हम हमारे कोई फिजिकल डिवाइस या हमारे एमुलेटर पे हमारे ऐप को रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रिडल बिल्ड होता है। वो इंटरनली क्या करता है? वो पैकेज बनाता है और उसे इंस्टॉल करता है। तो ये सारा काम जो है वो ग्रिडल जो है वो ऑटोमेटिकली करता है, राइट? हमें उसको एक्सटर्नली हमें उसे कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी पर्पज़ से, क्योंकि ये ऑटोमेट करता है, इसलिए ये इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है और इसलिए हमें इसको स्टडी करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 ग्रेडल फाइल्स होती है। एक होती है प्रोजेक्ट लेवल वाली, दूसरी होती है हमारे ऐप लेवल वाली, ऐप मॉड्यूल की जो ग्रेडल फाइल है वो, एंड तीसरी होती है हमारी सेटिंग्स डॉट ग्रेडल फाइल। अगेन, अगर आपके ऐप में सिर्फ ऐप मॉड्यूल है तो उसकी एक ही ग्रेडल फाइल होगी ऐप मॉड्यूल की। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर और भी एक्सटर्नली कई और मॉड्यूल्स को ऐड किया तो हर मॉड्यूल का एक-एक ग्रेडल फाइल होगा। ओके, तो एज़ ऑफ नाउ फॉर बिगिनर्स, फॉर फ्रेशर्स, एक ही मॉड्यूल होगा ऐप जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आता है और उसके अंदर हमारा मॉड्यूल ऐप वाला ग्रेडल फाइल होता है। तो हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग करनी होती है वो इसके अंदर ही हम करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ मॉड्यूल लेवल ग्रेडल फाइल। सो ऐप लेवल ग्रिडल फाइल में सबसे पहला सेक्शन है प्लगइन्स का। प्लगइन्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ऐप मॉड्यूल को बिल्ड होने के लिए ग्रिडल को जो भी प्लगइन्स की नीड होती है हम उन सबको यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। नाउ प्लगइन्स क्या होता है? तो सी ग्रिडल जो है वो अपने आप में जब वो बिल्ड प्रोसेस करता है तो हो सकता है उसे किसी और चीज़ पे डिपेंडेंसी हो, उसे कुछ टूल्स की नीड हो, तो वो जो टूल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लगइन्स। अब यहाँ पर प्लगइन्स और डिपेंडेंसी इसके बीच में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को सेम समझ लेते हैं पर दोनों अलग है। डिपेंडेंसीज़ क्या होती है? हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में फॉर एन अचीविंग कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी क्या होती है? एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसके हेल्प से हम कोई फंक्शनैलिटी हमारे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। ओके, सो वो होती है डिपेंडेंसी। तो ये कहीं न कहीं पहले से टेस्टेड होती है और कहीं रिमोटली होस्ट होती है, हम बस इंटरनेट से इसे डाउनलोड करके इसे यूज़ करते हैं। पर प्लगइन्स जो होती है वो किसके लिए होती है? वो ग्रिडल के लिए होती है। तो ग्रिडल जो है जब वो बिल्ड बनाता है तो उसे जो टूल्स चाहिए वो होती है प्लगइन्स। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 एलियास लिखे हुए हैं और दोनों में कुछ नाम दिया हुआ है। अब ये नाम क्या है, ये कहाँ स्पेसिफाइड है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो है, ये जो हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट नाम नहीं लिखा है। ये बेसिकली हम किससे रेफ़र कर रहे हैं, हमारे TOML फाइल के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइंड है उन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं एलियास ये एप्लीकेशन वाले में कौन-सी वाली प्लगइन है। तो सी प्लगइन्स के सेक्शन में आप देख सकते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके अंदर आईडी कौन-सा प्लगइन है, एंड्रॉयड com.android.application और इसका वर्ज़न जो है वो क्या है 8.7.3 और एक और है कॉटलिन एंड्रॉयड। तो उसके अंदर जो वो वाली जो प्लगइन है उसका आईडी क्या है org.jetbrains.kotlin.android और उसका वर्ज़न क्या है यहाँ कॉटलिन में 1.9.24। सो बेसिकली ये जो 2 प्लगइन्स है ये कौन से हैं? ये पहला वाला जो है ये com डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन ये वाली प्लगइन है और जो दूसरा वाला है वो क्या है, ये कॉटलिन के लिए ये वाली प्लगइन है org.jetbrains.kotlin एंड्रॉयड। तो ये दोनों प्लगइन्स हमारे ग्रिडल को चाहिए होती है किस पर्पज़ के लिए? तो सी जब ग्रिडल बिल्ड करता है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, देखो ऐप मॉड्यूल जो बिल्ड होता है तो इसके अंदर हमारे ऐप के कोड्स लिखे हुए हैं, एंड्रॉयड ऐप के कोड्स लिखे हुए हैं। तो उन्हें कंपाइल करके पैकेज बनाने के लिए उसे ये वाली प्लगइन की नीड होती है, हमारे ग्रिडल को ये वाली प्लगइन की नीड होती है com.android.application की, ताकि वो हमारे एंड्रॉयड वाले कोड को एक प्रॉपर ऐप में कन्वर्ट कर सके।
दूसरी चीज़, क्योंकि ये जो कोड है हमने किसमें लिखी हुई है, कोटलिन में, तो ग्रेडल को कोटलिन समझने के लिए भी ये वाली टूल की ज़रूरत होती है, ये वाली प्लगइन की नीड होती है, दैट इज़ org.jetbrains.kotlin.android। ओके, तो इसलिए हमने इन दोनों प्लगइन्स को प्लगइन के सेक्शन में स्पेसिफाई किया है। अगर कोई और चीज़ की नीड होगी और कोई टूल की नीड होगी और कोई प्लगइन की नीड होगी ग्रेडल को, तो वो इस सेक्शन में आएगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज़, और उससे पहले नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले डिपेंडेंसीज़ के रिगार्डिंग भी मैंने आपको यही बता दिया है कि डिपेंडेंसीज़ क्या होती है। ये हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ होती है एंड मोरओवर इनके भी नाम हमने किस में लिखा हुआ है, libs.versions.toml में। तो अगर आपको चाहिए तो आप कंट्रोल क्लिक करके इसके अंदर जाके पूरा देख सकते हो। तो ये है लाइब्रेरी का जो हमारा ये एलियास है, एंड सी ग्रुप में हमने उसका पूरा ग्रुप का नाम, देन ओरिजिनली पैकेज का नाम क्या है वो, और उसका वर्जन हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है। आप चाहो तो ये सेम चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर भी लिख सकते हो। आप देखोगे कई जगह इम्प्लीमेंटेशन में डबल कोट्स के अंदर पूरा नाम लिखा हुआ है, तो इवन दैट इज़ फाइन, तो पूरा नाम हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो सी, अगर मैं यहाँ KTX पे कंट्रोल क्लिक करूँ तो मैं यहाँ सेक्शन में आ जाता हूँ लाइब्रेरीज़ के। तो सी ग्रुप है, तो हम जो पूरी डिपेंडेंसी लिखते हैं उसमें पहला सेक्शन होता है हमारा ग्रुप, देन होता है हमारा डिपेंडेंसी का ओरिजिनल नाम, देन होता है उसका वर्जन। ओके, तो ये हमने यहाँ इस तरीके से लिखा है। तो हम चाहें तो इसको पूरा एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कोर। ओके, तो अभी यहाँ पूरा ऐसे लिखने के बजाय डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ कोर लिखूँगा, फिर एक कोलन और फिर डिपेंडेंसी का नाम। डिपेंडेंसी का नाम क्या है, कोर KTX। ओके, तो अब हम उससे लिख लेते हैं, देन एक और कोलन और फिर आएगा हमारा वर्जन का नाम। तो सी यहाँ वर्जन रेफरेंस क्या है, कोर KTX। तो कोर KTX का में एक्चुअली वैल्यू क्या स्टोर्ड है, 1.15.0, राइट। तो ये इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो सी इवन दिस वे इज़ फाइन। और मोस्टली अगर आप देखोगे तो लोग ऐसे ही डिपेंडेंसीज लिखते हैं, बट ये TOML फाइल यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसके चलते क्या हो जाएगा, हम एक ही जगह सारे डिपेंडेंसीज उनके वर्जन्स लिख रहे हैं, तो हम वहीं से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो अब सी यहाँ पे अगर मैं होवर करता हूँ तो ये जो लिंटर आ रहा है, ये जो येलो लाइन नीचे दिख रहा है, तो उसमें वो पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, यूज़ द एग्जिस्टिंग वर्जन कैटलॉग रेफरेंस। तो वर्जन कैटलॉग यानी ये वाली जो हमारी फाइल है TOML फाइल, इसके अंदर हमने ऑलरेडी ये चीज़ स्पेसिफाई की हुई है, ये वाली डिपेंडेंसी हमने स्पेसिफाई की हुई है। तो वो हमें कह रहा है कि तुम वहाँ से उसको ले लो, रिप्लेस कर लो। ओके, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो मैंने यहाँ से उसको रिप्लेस कर दिया। तो आप पूरा डिपेंडेंसी भी लिख सकते हो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से वर्जन कैटलॉग TOML फाइल के अंदर पूरा प्रॉपर वर्जन और ग्रुप और नेम स्पेसिफाई करके उसको यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हो। ओके, तो ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड्रॉइड का। इसके अंदर हम हमारे ऐप रिलेटेड कई सेटिंग्स स्पेसिफाई करते हैं, तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैकेज नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो सी, अब ये नेम स्पेस का ओरिजिनल काम क्या है, तो नेम स्पेस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उन सबका पैकेज नेम बता रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर में जाता हूँ और मैं मेरे कोड वाले फाइल में जाता हूँ। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो ये लिख के आ रहा है पैकेज com.example.first प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये आपका नेम स्पेस है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि पार्ट जो है, ये पूरा फाइल जो है इस पैकेज का हिस्सा है। ओके, तो ऐसे ही हर फाइल में आपको लेके मिलेगा। तो जब भी आप कुछ इंपोर्ट करोगे, ये हमारे जो रिसोर्सेस है उन सब के नाम के आगे पहले ये लिख के आएगा। ओके, तो इट्स अ काइंड ऑफ पेरेंट पैकेज। ओके, जो भले आपको यहाँ स्ट्रक्चर में ना दिख रहा, बट ये है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो आर के ऊपर अगर मैं होवर करूँगा, आर के ऊपर, आर स्टैंड्स फॉर आवर रिसोर्सेज, तो आप देख सकते हो उसके अंदर वो लिख के भी आ रहा है कि ये किसका हिस्सा है, इस वाले पैकेज का। और उस क्लास का नाम देखिए, क्लास का नाम है com.example.firstproject.r। तो ये इतना पार्ट जो है ये आपका नेम स्पेस है और उसके बाद में आपका क्लास नेम है। अब अगर मान लीजिए कि मैं कोई और एक्टिविटी के अंदर मेन एक्टिविटी को यूज़ कर रहा हूँ या कोई फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो इन दैट केस जब कुछ इंपोर्ट होगा तो वहाँ पर भी आपके पैकेज नेम पहले आएगा। तो बेसिकली आपका पैकेज नेम है, इसके अंदर आपके रिसोर्सेज वाले फाइल होंगी। ओके, सो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है कंपाइल एसडीके। कंपाइल एसडीके यानी वो एपीआई लेवल जिसको आपने डेवलपमेंट के वक्त यूज़ किया है। तो ये जो कंपाइल एसडीके होता है ये मोस्टली आपका क्या होता है, लेटेस्ट एपीआई लेवल होता है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ जो है वो चाहिए होंगी डेवलपमेंट में, और वो हमें किस में मिलेंगी, लेटेस्ट वाले एपीआई लेवल में। ओके, तो कंपाइल एसडीके इज़ कम्प्लीटली डेवलपर स्पेसिफिक। ओके, तो डेवलपर जो है वो कौन सा वर्जन ऑफ एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट द डेवलपमेंट, वो आपका कंपाइल एसडीके बताता है। अब हम कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे तो एप्लीकेशन आईडी में हमने फिर से क्या दिया हुआ है, हमारा पैकेज नेम।
नाउ ये और नेम स्पेस में फ़र्क है। नेम स्पेस जो है वो आपके इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए है, आपके इंटरनल प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर्स के लिए है, लेकिन एप्लीकेशन आईडी जो है वो किसके लिए है? अगर आपने अपने ऐप को प्ले स्टोर में लाइव किया तो ये उसके लिए है। तो ये जो है ये क्या होना चाहिए? सबसे यूनिक होना चाहिए। अगर आपने प्ले स्टोर में से लाइव करना चाहा और यहाँ वहाँ पर और कोई प्रोजेक्ट होगा जिसका यही पैकेज नेम होगा, तो वो रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा कि एप्लीकेशन आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो इसलिए आपको ये अच्छे से सोच समझ के देना है। नेक्स्ट इज़ मीन एसडीके। मीन एसडीके क्या होता है? मिनिमम एसडीके, मतलब आपका जो ये पूरा प्रोजेक्ट है वो कम से कम कौन से वाले एसडीके पे चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24, यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें 24 या 24 से ऊपर के एपीआई लेवल यूज़ हुए हैं। कोई भी ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन जो कि जिसके अंदर एपीआई लेवल जो है वो 24 या उससे ज़्यादा हो, वो उसी में चलेगा। 24 से कम एपीआई लेवल वाले अगर कोई फ़ोन होंगे, कोई एंड्रॉयड एसडीके होगा, तो उसके अंदर आपका ऐप जो है वो नहीं चलेगा। तो ये एक सेटअप करके रख रहा है। तो यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एक लिमिट सेट करके रख रहे हैं। ओके, मिनिमम लिमिट। नाउ नेक्स्ट इज़ टारगेट एसडीके। तो टारगेट एसडीके क्या बताता है? तो टारगेट एसडीके बता रहा है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ऐप है आपका, ये कौन से एपीआई लेवल, कौन से एंड्रॉयड वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके, तो मान लीजिए अगर मैं रखता हूँ टारगेट एसडीके 30, तो 30 का मतलब क्या हुआ? एंड्रॉयड 11। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि मेरा ऐप जो है वो एंड्रॉयड 11 पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो बेसिक अब अगर मैं मेरे ऐप को कोई आगे के वर्जन्स में इंस्टॉल करता हूँ, जैसे मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 12 है, तो क्या मेरा ऐप नहीं चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। भले ही ये 30 क्यों ना हो, भले ही ये एंड्रॉयड 11 के लिए ऑप्टिमाइज़्ड हो, पर ये एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 सब पे चलेगा। बट थिंग इज़, ये उनके जो चेंजेस होंगे, उनके अंदर जो एडिशनल फीचर्स आए होंगे, उनसे आपका ऐप अफ़ेक्ट नहीं होगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो एंड्रॉयड 13 में ये रूल आया कि हर यूज़र को नोटिफ़िकेशन परमिशन देना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आपने अपने ऐप का टारगेट एसडीके रखा हुआ है 30, जो कि एंड्रॉयड 11 है, तो आपका ऐप जो है वहाँ एंड्रॉयड 13 में भी यूज़र से परमिशन नहीं माँगेगा, वो प्रॉपर्ली चलेगा, लेकिन वो वहाँ पर नोटिफ़िकेशन के लिए परमिशन आस्क नहीं करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप अपना ऐप को लेटेस्ट फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स को यूज़ कराएँ, तो इन दैट केस आपको आपका टारगेट एसडीके जो है वो हमेशा क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। कुछ-कुछ टाइम में हमेशा आपको अगर गूगल ऐसा कुछ नया टारगेट एपीआई लेवल लेके आता है, तो वो आपको नोटिफ़ाई करता रहेगा अगर आपका ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है तो। ओके, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? जैसे मैंने 30 किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पॉपअप अभी आया था, गूगल प्ले रिक्वायर्स द ऐप टारगेट एपीआई लेवल 33 और हायर। तो 33 या तो फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो था हम वो रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वर्ज़न कोड। सो ये जो वर्ज़न कोड है, ये बेसिकली आपके हर रिलीज़ के लिए चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कि मैं ये ऐप को प्ले स्टोर में लाइव करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है, कल को और भी कुछ चेंजेस आई तो मैं अपडेट तो करूँगा आपको। तो एवरी टाइम मैं जो मेरा अपडेटेड बिल्ड प्ले स्टोर पे डालूँगा, तो मैं ये वर्ज़न कोड को चेंज करते जाऊँगा। वर्ज़न कोड को चेंज क्यों करना है? क्योंकि वर्ज़न कोड के बेसिस पे जो ऐप स्टोर है, सॉरी जो प्ले स्टोर है, वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा बिल्ड्स को। ये पुराना था, ये 1 था, ये 2 था, ये अभी नया आया है 3 है। ओके, तो ये वर्ज़न कोड एक इंटीजर वैल्यू होती है, जो कि बेसिकली कौन यूज़ करता है? आपका प्ले स्टोर यूज़ करता है वर्ज़न्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट है वर्ज़न नेम। वर्ज़न नेम में हम बेसिकली वो नाम दे रहे हैं, जो कि हमारे यूज़र्स को दिखेगा वर्ज़न में। ओके, तो हमने यहाँ पे 1.0 लिखा है, तो हमारे जो यूज़र के डिवाइसेस में अगर हम कहीं वर्ज़न दिखा रहे हैं ऐप का, तो हम वहाँ पे दिखाएँगे कि वर्ज़न क्या है? 1.0। ये वाला जो लेवल है, वर्ज़न नेम में आप जो भी दोगे वो दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन रनर। तो ये एट्रीब्यूट क्या बताता है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट होंगे, उन्हें रन करने के लिए कौन-सा क्लास यूज़ होने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स दिस एंड्रॉयड JUnit रनर। तो बेसिकली जब भी आप अपने इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट जो होंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड टेस्ट वाले, तो जब आप इसके अंदर कोई टेस्ट केसेस लिखोगे, ओके, एंड जब आप उसे रन करोगे, तो बेसिकली यही क्लास होगा जो इन्वोक होके वो टेस्ट केसेस को क्या करेगा? रन करेगा। आपके टेस्ट वाला जो एंड्रॉयड एपीके होगा, उससे आपके कनेक्टेड डिवाइस एमुलेटर पे इंस्टॉल करके टेस्ट केसेस चेक करेगा। अगर आप अपना कस्टम क्लास बनाते हो, तो आप उसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग का सेक्शन हो गया, अब हम चलते हैं बिल्ड टाइप्स। तो बिल्ड टाइप्स का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बिल्ड है, आपके जो एपीकेज़ है, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो जनरली हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिलीज़, दूसरा होता है डीबग। आप चाहो तो अपना कस्टम तीसरा टाइप बना सकते हो, बट नॉट नीडेड। तो अगर आप रिलीज़ और डीबग के स्पेसिफिक कुछ चीज़ें चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? इन सेक्शंस में स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ रिलीज़ की कुछ सेटिंग्स लिखी हुई है, जैसे इज़ मिनिफाई इनेबल्ड फॉल्स रखा है। इज़ मिनिफाई इनेबल्ड यानी क्या होता है कि आपका ऐप जो है वो मिनिफाई होगा या नहीं। मिनिफाई होगा ना यानी क्या?
जो रिडंडेंट कोड्स है उन्हें हटाना, आपके कोड को बेसिकली श्रिंक करता है। रिलीज बिल्ड जब बनेगा तब ग्रेडल क्या करेगा, आपके जो रिडंडेंट कोड्स रिपीटेड कोड्स है उन्हें हटा देगा, आपके कोड को ऑब्फस्केट कर देगा। ऑब्फस्केट कर देगा यानी कि आपके क्लासेस हुए, फंक्शंस हुए, उनके नाम जो है वो कुछ रैंडम नेम रख देगा, ताकि उसकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो ना हो सके, यानी कोई और आके आपके कोड, आपके एपीके लेके आपके कोड को बैक ट्रेस ना कर सके। तो ये मिनिफिकेशन का काम जो है वो ग्रिडल करता है। तो अगर हम इस मिनिफिकेशन, इस मिनिफाई इनेबल्ड जो है अगर हम उसे ट्रू कर दें तो ये काम होगा, एल्स वो नहीं होगा। तो अब ने रिलीज बिल्ड में इज मिनिफाई इनेबल्ड फॉल्स रखा है, तो ये मिनिफिकेशन वाला काम नहीं होगा। अगर हम ट्रू करते हैं तो ये मिनिफिकेशन वाला काम होगा। तो आपके कोड को बेसिकली श्रिंक किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, ताकि आपके एपीके साइज जो है वो छोटा हो। देन प्रोगार्ड फाइल्स, तो ये मिनिफिकेशन के प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें श्रिंक नहीं करनी, जिन्हें एज इट इज़ रखनी है, वो चीज़ें भी अफेक्ट हो जाए। तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्रोगार्ड फाइल्स का सेक्शन होता है। तो प्रोगार्ड फाइल्स के अंदर हम वो फाइल्स दे सकते हैं जिनके अंदर कि हमने स्पेसिफाई किया है कि भाई इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना, इसको एज इट इज़ रहने देना है। ओके, तो वो फाइल्स को हम यहाँ देंगे और उन फाइल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें जो है वो मिनिफाइड नहीं होंगी। तो अब ये प्रोगार्ड फाइल्स कहाँ होती है, तो प्रोगार्ड फाइल्स मैंने यहाँ पे बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रोगार्ड फाइल्स यहाँ पे होती है हमारी कस्टम वाली प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो। तो इसके ऊपर अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो प्रोगार्ड फाइल्स वाली। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे दो प्रोगार्ड फाइल स्पेसिफाई की हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट होके आती है, हमने नहीं की है। तो यहाँ पर ये जो है ये है आपका बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड वाला जो प्रोगार्ड फाइल है वो, एंड दूसरा वो फाइल है जिसके अंदर कि हम चाहे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो है प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो। तो इस फाइल के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में पूरा इन डिटेल बताया है कि हम चाहे तो मिनिफिकेशन से कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, सेटिंग्स लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें प्रोगार्ड फाइल्स के सेक्शन में है। तो ना अब हम चाहें तो हम और भी चीज़ों की जो सेटिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे जो रिलीज़ बिल्ड्स होंगे उनमें डीबगिंग ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दूँगा, इज़ डीबगेबल, और मैं उसको क्या कर दूँगा, फॉल्स कर दूँगा। तो डीबगेबल जैसे ही मैं फॉल्स करूँगा तो जो भी मेरे डीबग टूल्स है वो सब जो है वो नहीं चलेंगे, यानी मुझे लॉग्स वगैरह नहीं दिखेंगे रिलीज़ बिल्ड में। ओके, अगर कोई चाहे किसी भी तरीके से चेक करने का तो वो नहीं कर सकता। वहीं मैं चाहूँगा कि ये डीबग, अब मेरा जो डीबग बिल्ड होगा उसके अंदर ये डीबगेबल जो है वो क्या हो, ट्रू हो। तो मैं यहाँ पर हमारा जो डीबग बिल्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँगा और उसके अंदर मैं ये चीज़ स्पेसिफाई कर दूँगा कि इज़ डीबग जो है, इज़ डिबगेबल जो है वो क्या हो, ट्रू हो। ओके, तो इस तरीके से मैं डीबग और रिलीज़ दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकता हूँ, सेटिंग्स लिख सकता हूँ यहाँ पर। नाउ मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन आईडी है ये डिबग वाले केस में, डीबग वाले बिल्ड जो है उनमें अलग हो और रिलीज़ वाले बिल्ड में जैसा मैंने दिया है एज़ इट इज़ हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इधर यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन आईडी सफिक्स जो है डीबग में, एप्लीकेशन आईडी सफिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का हो, डॉट डीबग। ओके, तब इसके चलते क्या होगा, जो भी मेरे डीबग बिल्ड्स बनेंगे, ओके, उन सब में क्या होगा, मेरा जो एप्लीकेशन आईडी है वो क्या होगा, com.example.firstproject डॉट डीबग लग के आएगा साथ में। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे सफिक्स दे रखा है। ओके, तो इस तरीके से हम अलग-अलग जो सेटिंग्स है वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, वो है कंपाइल ऑप्शंस। अब कंपाइल ऑप्शंस के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सोर्स कंपैटिबिलिटी और टारगेट कंपैटिबिलिटी। दोनों में ही हम ये बता रहे हैं कि कौन-सी जावा वर्ज़न जो है वो यूज़ होने वाली है। अब ये दोनों एक्चुअली में किस काम के लिए है वो डिटेल में समझते हैं। तो नाउ सी, सोर्स कंपैटिबिलिटी के अंदर हम एक जावा वर्जन दे रहे हैं, दैट इज़ वर्जन 11। टारगेट कंपैटिबिलिटी में भी हम जावा वर्जन 11 दे रहे हैं। तो सोर्स कंपैटिबिलिटी में हम जो जावा वर्जन देते हैं वो ये डिसाइड करता है कि हम हमारा जो सोर्स कोड लिख रहे हैं वो कौन से वर्जन के हिसाब से होगा, कौन से जावा वर्जन के हिसाब से होगा। हम हमारे जो एक्टिविटी फाइल्स लिखेंगे या जो भी हमारे फ्रैगमेंट वाले फाइल्स होंगे, जो भी क्लासेस हम बनाएंगे वो कौन से जावा वर्जन के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट इज टारगेट कंपैटिबिलिटी में हम जो जावा वर्जन लिखते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका जो बाइट कोड, ये जो कोडिंग्स हम लिखेंगे ये इवेंचुअली अंदर क्या होने वाला है, बिहाइंड द सीन्स क्या होने वाला है। हमने जावा में पढ़ा है कि जो कोड होता है जावा वाला वो बिहाइंड द सीन्स किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो जो बाइट कोड में जनरेट होगा वो कौन से जावा वर्जन के हिसाब से होगा, वो ये टारगेट कंपैटिबिलिटी डिसाइड करता है। तो टारगेट कंपैटिबिलिटी में आपने जो भी जावा वर्जन दिया होगा उसके हिसाब से आपका बाइट कोड जनरेट होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हम यहाँ जावा वर्जन की बात कर ही क्यों रहे हैं, हम तो कॉटलिन में कोड करने वाला है। बट सी, कॉटलिन भी बिहाइंड द सीन्स क्या यूज़ करता है, जेवीएम यूज़ करता है। तो कॉटलिन में भी बाइट कोड में ही कन्वर्जन होता है। एंड मोर ओवर यहाँ पर हम, कॉटलिन जो है वो इंटर ऑपरेबल है।
तो यहाँ पर अगर आप पैकेजेस देखोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉटलिन प्लस जावा, यानी आप कॉटलिन वाले फाइल्स अलॉन्ग विद जावा फाइल्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जावा कोडिंग की नीड हो सकती है, तो उसके लिए हमें ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। एंड सी यहाँ पे कॉटलिन ऑप्शंस में भी हम कॉटलिन का जेवीएम टारगेट बता रहे हैं कि वो 11 है। तो ये जो जेवीएम टारगेट 11 है, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि मेरे जो कॉटलिन कंपाइलर में जो बाइट कोड जनरेट होगा, कॉटलिन का जो बाइट कोड जनरेट होगा वो भी कौन से वर्जन के हिसाब से, जेवीएम के 11 यानी जावा 11 के हिसाब से जनरेट होगा। ओके, नाउ द थिंग इज़, ये जो टारगेट कंपैटिबिलिटी है इसको आपको सिंक में रखना है सोर्स कंपैटिबिलिटी के साथ। यानी इसका मतलब ये है कि सी अगर मैंने सोर्स कंपैटिबिलिटी में वर्जन 11 दिया तो मेरा जो कोडिंग होगा वो बिल्कुल, मेरे जो सोर्स कोड्स होंगे वो किसके हिसाब से होंगे, जावा 11 के हिसाब से। जावा 11 के जो फीचर्स फंक्शनैलिटीज़ है वो मैं यूज़ कर पाऊँगा। ओके, उसके आगे के वर्जन्स को मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगा। मान लीजिए अगर कोई उसके आगे की वर्जन्स में कुछ नया फीचर आया है 12 में, 17 में, किसी में भी, तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए टारगेट कंपैटिबिलिटी सेट कर रखा है 8 में या उससे कोई कम वर्जन में, 11 से कोई कम वर्जन में, तो मेरा जो बाइट कोड जनरेशन होगा वो ऑब्वियस सी बात है 11 वाली जो फंक्शनैलिटीज़ है उनके लिए वो प्रॉपर्ली जनरेट नहीं कर पाएगा, राइट? क्योंकि मेरी टारगेट कंपैटिबिलिटी 8 है, जावा 8 है, तो मेरा जो बाइट कोड जनरेट होगा वो 8 के हिसाब से होगा। तो हो सकता है मैंने कुछ ऐसी कोडिंग्स लिखी हुई हो, ऐसे कुछ कोड्स मैंने मेरे सोर्स कोड में लिखा हुआ हो जो कि 11 वाली हो, 11 की फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर रही हो। तो ऑब्वियस सी बात है बाइट कोड जो है वो जावा वर्जन 8 के हिसाब से जनरेट हो रहा है, तो उन फंक्शनैलिटीज़ को अडैप्ट ना कर पाए। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि सोर्स और टारगेट जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। मोस्टली आपको इन दोनों को हमेशा क्या रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए। ओके, सो आई गेस आपको एंड्रॉइड का ये पूरा सेक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा डिपेंडेंसीज़ देख लेते हैं कि डिपेंडेंसीज़ क्या है, कौन से काम के लिए यूज़ होती है। सो नाउ अब हम ये देखते हैं कि हम डिपेंडेंसीज़ कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं, ओके? और अगर हमें टेस्टिंग केसेस के लिए, मतलब जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं उनके लिए अगर हमें कोई डिपेंडेंसी लिखनी है तो हम टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं। और अगर हम एंड्रॉयड टेस्ट के लिए कोई डिपेंडेंसी लिख रहे हैं तो हम एंड्रॉयड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं, ओके? तो अब यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशंस है, ये जो डिपेंडेंसीज़ है, इनका मेन यूज़ क्या है? जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ रहे हैं इनका यूज़ क्या है, एक बार वो समझ लेते हैं। तो सी, पहला है libs.androidx.core.ktx। तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंसी का नाम नहीं है, तो डिपेंडेंसी का ओरिजिनल नेम क्या है, androidx.core कोर हाइफन ktx कोलन जो भी उसका वर्जन है, जो कि क्या है 1.15.0, वर्जन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये क्या है, ये बेसिकली, सो ये जो है ये सेट ऑफ कॉटलिन के एक्सटेंशंस देता है जिससे कि हमारा जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जो है वो ईजी हो जाए। तो नेक्स्ट इज libs.androidx.appcompat। तो बेसिकली ऐप कॉम्पैटिबिलिटी, तो इसका पूरा नाम अगर आप देखना चाहो तो यहाँ ऐप कॉम्पैट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ऐप कॉम्पैट और वर्जन जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये जो ऐप कॉम्पैट वाली डिपेंडेंसी है ये हमें कंपैटिबिलिटी देती है। लाइक अगर हम कुछ नया मटेरियल डिज़ाइन वाला थीम या कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स में चले, कंपैटिबल हो, वो हमें किससे मिलता है, ये वाली जो डिपेंडेंसी है इससे मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज़ मटेरियल वाली डिपेंडेंसी। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, मटेरियल यूआई के लिए अलग-अलग नए-नए थीम्स और अलग-अलग टाइप के डिज़ाइन के लिए हम ये वाली डिपेंडेंसी को यूज़ करते हैं, मटेरियल वाला। देन उसके बाद में है आपका एक्टिविटी वाली डिपेंडेंसी। सो ये एक्टिविटी वाली जो डिपेंडेंसी है ये हमें क्या करती है, ये हमें एक्टिविटी लाइफ साइकिल को यूज़ करने के अलग-अलग एक्सटेंशंस देती है, एज़ वेल एज़ एक्टिविटी के साथ इंटरैक्शन, एक्टिविटी के साथ हम कैसे इंटरैक्ट करें उसके भी अलग-अलग वेज़ देती है। सो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमने डिपेंडेंसी लिखी है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट की डिपेंडेंसी। सो कंस्ट्रेंट लेआउट की डिपेंडेंसी एक टाइप का लेआउट है, ओके? कंस्ट्रेंट लेआउट एक टाइप का लेआउट है जिसे हम यूज़ करने के लिए उसकी डिपेंडेंसी हमने लगा रखी है। सो कंस्ट्रेंट लेआउट को भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो इतने तो हमारे नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशंस थे, तो ये हमारे लाइब्रेरीज़ थी। इसके अलावा भी हमने कुछ और लाइब्रेरीज़ लिखी है पर वो टेस्टिंग के लिए है। तो पहला कौन-सा है, टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन libs.junit। तो ये जो JUnit वाली लाइब्रेरी है, तो ये JUnit हमें किस लिए हेल्पफुल है, हमें यूनिट टेस्ट केसेस जो हम हमारे लॉजिक वाले टेस्ट केसेस लिखने वाले थे, तो उनके लिए ये वाली जो है लाइब्रेरी काफ़ी यूज़फुल है। सो नेक्स्ट है एंड्रॉयड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन libs.androidx.junit। सो अब ये जो है ये हमें क्या कर रहा है, ये JUnit वाली ही एक लाइब्रेरी हमें दे रही है, बट किसके लिए दे रही है, एंड्रॉयड टेस्ट केसेस लिखने के लिए, यानी बेसिकली हमारे जो यूआई की जो टेस्ट केसेस है वो लिखने के लिए। नेक्स्ट इज एंड्रॉयड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन libs.androidx.espresso.core। सो एस्प्रेसो वाली जो डिपेंडेंसी है ये हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, तो सी जब हम अगर हम चाहते हैं कि हम पूरा जो यूज़र इंटरेक्शन है उससे टेस्ट करें, लाइक मैंने एक बटन प्रेस किया
फिर उस बटन के बाद एक फंक्शन कॉल हुआ। तो ये जो सारा चीज़ है, हम इसको चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली टेस्ट हो, यानी एक एमुलेटर या जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें चले, अपने आप ये चीज़ें चले। टेस्टिंग करते वक़्त हम ये चीज़ करते हैं ऑटोमेटेड टेस्ट में, कि ऑटोमेटिकली बटन प्रेस होगा, फिर उसके बाद वैलिडेशन चेक होगा, फिर एक फंक्शन कॉल होगा। तो ये चीज़ जो ऑटोमेशन वाली टेस्टिंग जो है, ये ऑटोमेटेड स्क्रीन टेस्टिंग जो है, इसके लिए हमें एस्प्रेसो की नीड होती है। ओके, सो एज़ ऑफ नाउ हम बिगिनर स्टेज में हैं, तो हम जो है ये इम्प्लीमेंटेशंस के ही साथ खेलने वाले हैं। सो हमारी ये टेस्टिंग वाली जो लाइब्रेरीज़ हैं, इन्हें हम बाद में कवर करेंगे। सो एज़ ऑफ नाउ अगर आप इन्हें हटा भी दें, क्योंकि हम टेस्ट केसेस नहीं लिख रहे हैं, तो भी चलेगा। ओके ना, ये जो डिपेंडेंसीज़ यहाँ लिखी गई हैं, अब ये डिपेंडेंसीज़ है, मतलब ये सिर्फ़ हमने नाम लिखा है यहाँ, बट ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं से तो आ रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ये जो सारी लाइब्रेरीज़ हमने यहाँ लिखी है, हम वर्ज़न दे रहे हैं, राइट? हम यहाँ वर्ज़न स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं, ये वाला वर्ज़न हमें चाहिए, चाहिए। तो ये चीज़ें आएगी कहाँ से? ये इंटरनेट से जो है वो फ़ेच होके आने वाली है, डाउनलोड होने वाली है, और ये काम कौन करेगा? ग्रिडल करेगा। ओके, तो जभी भी हम कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ ऐड करेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी हम यहाँ ऐड करेंगे, तो हमेशा हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? सिंक नाउ। अभी हमें यहाँ सिंक नाउ क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने ग्रेडल में चेंज किया है। पूरे फ़ाइल में अगर आप कहीं भी चेंज करते हो, तो ऑटोमेटिकली सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी हमने क्या चेंज किया? तो अभी हमने ये डीबग वाले कॉन्फ़िगरेशंस ऐड किए हैं। ओके, तो रिलीज़ में ये इज़ डिबगेबल फ़ॉल्स किया हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमने ऐड की है, इसलिए हमें सिंक नाउ आ गया। आप कभी भी कुछ भी चेंज करेंगे, एक वर्ज़न तक बदलोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको सिंक नाउ आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप जभी भी कोई भी नया डिपेंडेंसी ऐड करोगे, तो मेक श्योर कि आप सिंक नाउ करो, क्योंकि जब आप सिंक नाउ करोगे, तब एक्चुअली ग्रिडल चलेगा और उस प्लगइन को इंटरनेट से डाउनलोड करके लाके रखेगा आपके मशीन में, ताकि आप उसे यूज़ कर सको। नाउ द थिंग इज़, ये डाउनलोड जो है, ये कहाँ से होता है, कैसे होता है? तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी हमने पूरा जो मॉड्यूल लेवल वाली जो ऐप ग्रेडल फाइल है, वो हमने पूरी तरह से कवर कर ली है। सो आई गेस अब इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। सो पहले हम ऐप वाली देखते हैं, एंड देन हम सेटिंग्स डॉट ग्रेडल देखेंगे। सेटिंग डॉट ग्रेडल देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंसीज़ किस तरीके से डाउनलोड होती है। सो यू कैन सी, मैं यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जा रहा है। इम्पोर्टिंग वाली चेंजेस वाली लाइन आ रही थी, वो आएगी। सो अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट लेवल वाली ग्रेडल फाइल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप लेवल बिल्ड फाइल, वेयर यू कैन ऐड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस कॉमन टू ऑल सब प्रोजेक्ट्स या मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे आपको वो चेंजेस ऐड करने हैं, या वो प्लगइन्स या वो डिपेंडेंसीज, वो चीज़ें ऐड करनी है जो कि सारे मॉड्यूल्स पे एप्लीकेबल हो। तो इस प्रोजेक्ट में ऐप अब एक अकेला मॉड्यूल है, जिसके अंदर कि हम हमारे ऐप वाला सेक्शन लिखने वाले हैं, हमारा मेन सेक्शन है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप आगे चल के कोई दूसरा मॉड्यूल ऐड करोगे, तो वहाँ के भी, अभी आप यहाँ यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ना, तो ये उस मॉड्यूल पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ऐप वाला मॉड्यूल तो एक ही रहने वाला है, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट वाला मॉड्यूल तो एक ही रहने वाला है। दूसरा मॉड्यूल जो भी होगा, वो हम कोई ना कोई फंक्शनैलिटी वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ की गई है, आप देखो प्लगइन्स के सेक्शन में जाके वो जो एंड्रॉयड वाला प्लगइन था, जिसका नाम है com.android.application, और दूसरा कॉटलिन वाला जो प्लगइन था, ये वाला, तो इन दोनों को वहाँ पे जाके फॉल्स किया गया है। अब देखो प्लगइन्स में अलियास में दिया हुआ है कौन सा? एप्लीकेशन वाला प्लगइन, जो कि है com.android.application, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। तो उसको यहाँ पे अप्लाई फॉल्स किया गया है, यानी क्या ये कहा जा रहा है कि उस प्लगइन को पूरे प्रोजेक्ट लेवल में अप्लाई मत करो। ऐसा हमने यहाँ क्यों किया है? क्योंकि हो सकता है आगे चल के हमारे पास और मॉड्यूल्स आएँ और उन मॉड्यूल्स में इसकी नीड ना हो, तो इसलिए उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अप्लाई ट्रू कर दें, तो सारे मॉड्यूल के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल है। और हमने, आप देखेंगे ये सेम मॉड्यूल को हमने यहाँ तो अपने ऐप लेवल वाला जो ग्रेडल है उसके अंदर डाला है, क्योंकि हमें यहाँ इसकी नीड है। लेकिन प्रोजेक्ट लेवल में हम नहीं अप्लाई फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट लेवल में थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इसको अप्लाई नहीं कराना है। इन द सेम वे कॉटलिन वाला जो प्लगइन है, जो कि ग्रेडल को कॉटलिन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, उसको भी हमने अप्लाई फॉल्स यहाँ पे कराया है। क्योंकि हमें अगर दूसरे मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे, तो हो सकता है हमें वहाँ इसकी नीड ना हो। ओके, सो इसलिए इन्हें प्रोजेक्ट लेवल में फॉल्स किया गया। तो कुछ भी अगर आपके प्रोजेक्ट लेवल चेंजेस है, सेटिंग्स है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। सो अब हम आ चुके हैं सेटिंग्स डॉट ग्रेडल वाली फाइल में। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि यहाँ पर ही हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी जो प्लगइन और हमारी डिपेंडेंसीज़ है, वो कैसे कहाँ से डाउनलोड होने वाली है। मोरओवर और भी कुछ चीज़ें हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सी रूट प्रोजेक्ट डॉट नेम, आपके रूट प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, ह्यूमन रीडेबल नेम, नॉट पैकेज नेम। फिर इंक्लूड के अंदर हम वो मॉड्यूल दे रहे हैं जो मॉड्यूल हमें प्रोजेक्ट में चाहिए। ओके, जब ग्रेडल रन होएगा, तो वो देखेगा इंक्लूड में जो भी मॉड्यूल है, वो उन्हें इंक्लूड कर देगा बिल्ड बनाते वक्त।
ओके, सो अब यहाँ पर ऐप मॉड्यूल है तो हमने सिर्फ इंक्लूड के अंदर ऐप वाला पाथ दिया है। अगर हमारे पास कोई और मॉड्यूल्स होती तो हम उन्हें यहाँ पे इंक्लूड में डालते तो वो आते, एल्स वो नहीं आते, इंक्लूड नहीं होते ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस। ओके, सो अब हम समझते हैं कि प्लगइन मैनेजमेंट क्या है। तो सी, हमने कुछ प्लगइन स्पेसिफाई किया है हमारे प्रोजेक्ट और ऐप लेवल वाले जो ग्रेडल फाइल्स है उनमें। तो अब ये जो प्लगइन्स है ये कहाँ से डाउनलोड होंगी या उनका कुछ और रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं वो हम किस में स्पेसिफाई करते हैं, प्लगइन मैनेजमेंट वाली सेक्शन में। तो अभी हमारे पास कौन से 2 प्लगइन्स हैं, तो सी अभी अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो हमारे पास 2 प्लगइन्स हैं, com.android.application फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन और दूसरा है org.jetbrains.kotlin.android। तो अभी ये जो 2 प्लगइन्स हैं ये किस तरीके से और कहाँ से डाउनलोड होने वाली है ये हम देखते हैं। तो ये हमने हमारा जो सेटिंग्स डॉट ग्रेडल फाइल है इसके अंदर स्पेसिफाई किया है। तो सी, मे इट बी डिपेंडेंसीज, मे इट बी प्लगइन्स। तो ये कहाँ से डाउनलोड होगी, ये हम रिपॉजिटरीज में लिखते हैं। रिपॉजिटरीज क्या है, ये ऑनलाइन होस्टिंग साइट्स है या ऑनलाइन लोकेशंस है जहाँ पर कि ये प्लगइन्स हमें मिल सकती है। तो कौन कौन से रिपॉजिटरीज में हमें सर्च करना है हमारे प्लगइन्स को। ओके, यानी हमें इन द सेंस ग्रेडल को, तो ग्रेडल को कौन से रिपॉजिटरीज में जाके प्लगइन्स ढूंढनी है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो सी, यहाँ पर जो सबसे पहला रिपॉजिटरी है वो है गूगल। सो गूगल यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, गूगल की मैवन रिपॉजिटरी डिनोट कर रहा है। सो ये जो गूगल की मैवन रिपॉजिटरी है यहाँ पे क्या है, एंड्रॉयड के बहुत से डिपेंडेंसीज और प्लगइन्स है। ओके, तो हमने इसको प्लगइन मैनेजमेंट के रिपॉजिटरीज में डाला है। तो बेसिकली जब भी हमारा ग्रेडल सिंक होगा और उसके पास कोई प्लगइन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो प्लगइन डाउनलोडेड नहीं है तो वो पहले जाके रिपॉजिटरीज में उन्हें ढूंढेगा। तो सबसे पहला रिपॉजिटरी गूगल है, गूगल में जाएगा और वो ढूंढेगा वो प्लगइन को। अगर उसे वो प्लगइन वहाँ मिलता है तो वो उसे डाउनलोड कर लेगा, एल्स वो दूसरे रिपॉजिटरी में ढूंढेगा, दूसरे में भी नहीं मिला तो वो तीसरे में ढूंढेगा। ओके, तो सबसे पहला जो है गूगल वाला रिपॉजिटरी। तो ये जो गूगल वाला रिपॉजिटरी है इसके अंदर हमने एक फ़िल्टर लगाया है एक टाइप का, जैसे कंटेंट है और कंटेंट के अंदर हमने एक फ़िल्टर दिया है। हमने लिखा है इंक्लूड ग्रुप बाय रेगेक्स com.android.star। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वही प्लगइन्स को गूगल के अंदर ढूंढो, गूगल वाले रिपॉजिटरी में, जो कि com.android से शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से हमने एक और फ़िल्टर दिया है कि com.google, ऐसे प्लगइन्स जो कि com.google से शुरू हो रहे हैं उन्हें ही गूगल के अंदर ढूंढो, या तो फिर ऐसे प्लगइन्स जो एंड्रॉयड एक्स डॉट से शुरू हो रहे हैं उन्हें ढूंढो। तो बाकी के जो प्लगइन्स हैं उन्हें हमें गूगल के अंदर ढूंढने की नीड नहीं है। जैसे हमारी एक प्लगइन है com.android.application, तो वो हमें हो सकता है गूगल वाले रिपॉजिटरी में मिल जाए। तो जैसे हमने ग्रेडल सिंक किया तो ग्रेडल जाके उसको गूगल वाले रिपॉजिटरी में ढूंढेगा और अगर उसको मिल गया तो वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। ओके, अब मैवन सेंट्रल क्या है, ये भी एक टाइप की फेमस रिपॉजिटरी है। इसके अंदर भी कई सारे एंड्रॉयड के जो डिपेंडेंसीज और प्लगइन्स है वो होस्टेड है। सो यहाँ से भी अगर यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ से भी हमें मिल सकता है। नेक्स्ट इज ग्रेडल प्लगइन पोर्टल, ये भी एक टाइप का रिपॉजिटरी है। तो ये वाला जो हमारा रिपॉजिटरी है ग्रेडल प्लगइन पोर्टल, तो इसके अंदर कई सारे ग्रेडल के प्लगइन्स जो है वो होस्टेड है। जैसे कि हमारा ये वाला जो है प्लगइन है, सॉरी या दिस org.jetbrains.kotlin.android। तो ये जो है ये हमें मोस्टली कहाँ मिलेगी, हमारा जो तीसरा वाला रिपो है इसके अंदर ग्रेडल प्लगइन पोर्टल में मिल जाएगी। ओके, तो अब मैवन सेंट्रल जो है उसके अंदर मोस्टली जावा कॉटलिन रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज होती है, जावा कॉटलिन में बनी हुई मोस्टली जो डिपेंडेंसीज है वो हमें कहाँ मिल सकती है, मैवन सेंट्रल में मिल सकती है। ओके, तो जैसे ही हम हमारा ग्रेडल सिंक होएगा और हमारे पास कोई भी प्लगइन नहीं होगा तो ग्रेडल क्या करेगा, रिपॉजिटरीज में जाएगा और इन सारे रिपॉजिटरीज में वो प्लगइन ढूंढेगा और उसको जहाँ से मिलेगा वो उसे क्या कर ले, डाउनलोड कर लेगा। सो इसी तरीके से हम डिपेंडेंसीज के लिए भी लिखेंगे रिपॉजिटरीज। तो अभी डिपेंडेंसीज रिजोल्यूशन मैनेजमेंट, अभी डिपेंडेंसीज का जो सेटिंग है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ओके, सो डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन मैनेजमेंट ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि हमने जो डिपेंडेंसीज लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे मेरी जो ऐप लेवल वाली बिल्ड और ग्रेडल इसके अंदर जो मैंने ये डिपेंडेंसीज लिखी है इन्हें वो कहाँ से रिजॉल्व करे, इन्हें वो कहाँ से डाउनलोड करे। तो अभी इस ब्लॉक में हम वो बताने वाले हैं। तो अभी इस ब्लॉक में सबसे पहला एक सेटिंग लिखा हुआ है। क्या सेटिंग लिखा हुआ है, रिपॉजिटरी मोड डॉट सेट रिपॉजिटरीज मोड फेल ऑन प्रोजेक्ट रिपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस पर होवर करते इधर ही लिखा हुआ है, इफ दिस मोड इज सेट any repository declared directly in a project either directly or via a plugin will trigger a build error। तो अगर आपने कोई रिपॉजिटरी अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर लिखी हुई है, यानी आप इसी से ही डिपेंडेंसी उठा लो, ऐसा आप ग्रेडल को अगर बोल रहे हो तो वो एरर थ्रो करेगा अगर ये सेट है तो इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते हम ग्रेडल को फोर्स कर रहे हैं कि भाई मैंने जो रिपॉजिटरीज यहाँ पे दी हुई है गूगल और मैवन सेंट्रल, उन्हीं में से ही तू जाके क्या कर, मेरे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर। इसके चलते डिपेंडेंसीज एक सेंट्रल लोकेशन से डाउनलोड हो रही है। एल्स हो सकता है कि हम यहाँ पे कोई प्लगइन के थ्रू
थ्रू या फिर हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर ले, कोई एक रिपॉजिटरी सेट कर ले कि हाँ, जो भी प्लगइन्स है या जो भी डिपेंडेंसीज है वो यहीं से उठा लो, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा सेटअप किया है। ओके, नाउ गूगल, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक गूगल का मैवेन रिपो होता है जहाँ पर कि बहुत से एंड्रॉइड रिलेटेड डिपेंडेंसीज होती है, और मैवेन सेंट्रल के अंदर भी जावा कॉटलिन रिलेटेड डिपेंडेंसीज हमें मिल जाती है। ओके, तो ये जो रिपॉजिटरीज है, जैसे ही आप सिंक करोगे आपका ग्रिडल चलेगा और वो क्या करेगा, इन लोकेशंस, इन रिपॉजिटरीज में आपके डिपेंडेंसीज को ढूंढेगा जो उसके पास डाउनलोडेड नहीं है उन्हें, एंड जैसे ही उन्हें कोई डिपेंडेंसी मिल जाएगी सेम नाम की, तो वो क्या करेगा, उसे डाउनलोड कर लेगा। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। कोई भी ग्रेडल फाइल में अगर आप कुछ भी चेंज करोगे, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा। कोई चाहे माइनर सा ही चेंज क्यों ना हो, जैसे मैंने यहाँ पर नाम बदला, सी प्रोजेक्ट्स में से टी हटा दिया और अभी भी मुझे सिंक ना आ रहा है। ओके, एवरी चेंज के लिए सिंक नीडेड है ताकि चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली अप टू डेट हो जाए। मोरोवर, अगर मैं अभी यहाँ पर एक ग्रेडल वाले फाइल में आऊँ, तो आप ऊपर यहाँ से देख सकते हो, यू कैन यूज़ द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डायलॉग टू व्यू एंड एडिट योर प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मैनुअली लिखने से बेटर है, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एक सेटअप डायलॉग आता है, तो इसके अंदर आप प्रॉपर्टी सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो। इसके चलते जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ग्रिडल फाइल में लिख के आ जाएगी। कंपाइल एसडी के वर्जन वहाँ पे ना लिख के आप यहाँ से सीधा सेलेक्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो बिल्ड और ग्रिडल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी वंस यू क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, सो आप वो भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से ग्रिडल का वर्किंग, ग्रिडल का सेटअप, क्या क्या चीज़ें नीडेड होती है, ये सारी चीज़ें मैंने ईच एंड एवरी लाइन जो है एक्सप्लेन कर दी है। सो आई होप आपको अब ग्रिडल रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो, ग्रिडल का फंक्शनिंग कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रिडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर लर्निंग एंड्रॉइड। सो आपको इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइज, ये जो कंटेंट है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने एक्सप्लिसिटली इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।